हेलो दोस्तों, आप सभी लोग को फिर से इस यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग को पता है कि इस चैनल के माध्यम से इंडियन पॉलिटी भारतीय राज्य व्यवस्था का क्लास चल रहा है। दोस्तों, भारतीय राज्य व्यवस्था का इंडियन पॉलिटी का ये लेक्चर नंबर 4 है। ठीक है। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को प्रतिदिन इंडियन पॉलिटी का पहले 5 क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराया जाएगा और फिर जो क्लास है वह आगे बढ़ाया जाएगा। ठीक है। तो मैं ऐसा करता हूं कि आप मेरी बातों को, मेरी भावनाओं को और मेरे कंटेंट को समझ पा रहे होंगे। अगर मेरी कंटेंट में और पढ़ाने के स्टाइल में अगर कुछ चेंज करना है या मैं गलत पढ़ा रहा हूँ या कुछ उसमें आपके तरफ से कोई सजेशन है तो प्लीज़ आप अपनी भाव को इस कमेंट बॉक्स में, सुझाव पेटी में दे। मैं उसको सुधार करने की पूर्णतः कोशिश करूँगा। ठीक है। और मैं भी क्लास शुरू करने जा रहा हूँ क्वेश्चंस के साथ। ठीक है। तो दोस्तों, मैंने देखा कि मेरे इस यूट्यूब चैनल पे लोग आके क्लिक करके चले जा रहे हैं, पता नहीं क्यों। हो सकता है मेरा कंटेंट गलत होगा या जो मेरा व्यूअर है वो शायद वो सही व्यूअर नहीं है। ठीक है। जो सही व्यूअर आना है मैं उसका वेट करूँगा। ठीक है। जो भी आते, अगर आपको लगता है कि इंडियन पॉलिटी की मुझे कोई जानकारी चाहिए, भारतीय राज्य व्यवस्था की कोई जानकारी चाहिए, तो इस चैनल को पे बने और इस कंटेंट को यानी इस क्लास को पूरा सुनो। पूरा सुनोगे तभी आपको पता चलेगा कि एक्चुअल में जो पढ़ाया जा रहा है सही या गलत है। आप जस्ट एक ब्रीफ शुरू में देखकर या बीच में देखकर या लास्ट में देखकर आप उसको जज नहीं कर सकते हो। आपको उसके लिए पेशेंस रखना पड़ेगा। पूरा मेरी क्लास को सुनो, ध्यानपूर्वक सुनो, ध्यानपूर्वक सुनो और आप इसको मैच करने की कोशिश करो कि इसका कंटेंट का लेवल क्या है। ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। आप लोग बहुत बुद्धिजीवी व्यक्ति हैं, भारत के होनहार व्यक्ति हैं, तो डेफिनेटली यू आर बेटर देन मी। ओके, चलो शुरू करते हैं आज की क्लास। दोस्तों, जैसा कि मैंने बता दिया कि आज हमारा लेक्चर नंबर 4 है इंडियन पॉलिटी भारतीय राज्य व्यवस्था का। आज जो मैं इस क्लास में कवर करूंगा संविधान का निर्माण से रिलेटेड और संविधान सभा का। यह एक लेक्चर में नहीं हो पाएगा, मिनिमम मैं 2-3 लेक्चर में यह क्लास पूरा हो पाएगा। ठीक है। तो संविधान का निर्माण और संविधान सभा के बारे में जानकारी हासिल करेंगे इस क्लास के माध्यम से। ठीक है। चलिए क्वेश्चन के साथ शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था, यानी किस अधिनियम के द्वारा अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान किया गया था। जैसे देखो यहाँ पे फिर से मैं बता रहा हूँ कि यह यूपी में पीसीएस में मेंस में 2012 में पूछा गया एक क्वेश्चन से। जो भी क्वेश्चन मैं प्रैक्टिस कराऊंगा या जो भी कंटेंट है यह आपके एग्जाम में बहुत मदद करेगा, नो डाउट बहुत ज़्यादा मदद करेगा। ठीक है। तो चलो, अगर आप तैयारी भी नहीं करेंगे फिर भी आपकी नॉलेज को बढ़ाने में बहुत मदद करेगा। ठीक है। तो अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। तो यह जो किया गया था दोस्तों, वह किया गया था आपका ऑप्शन नंबर ए में भारत सरकार अधिनियम 1935 में। अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान किस अधिनियम में किया गया था? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 में। पहला क्वेश्चन, उसका जवाब आपको मिल चुका है। दूसरी क्वेश्चन की ओर प्रस्थान करते हैं और हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैध शासन भारत में लागू किया गया था। एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैध शासन भारत में लागू किया गया था। किस अधिनियम के द्वारा किया गया था? ठीक है। जो ऑप्शन नंबर सी है यहाँ पे दोस्तों 1935 के अधिनियम के द्वारा संघीय व्यवस्था तथा केंद्र में द्वैध शासन भारत में लागू किया गया था। फिर से रिपीट कर रहा हूं कि 1935 के अधिनियम के द्वारा संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैध शासन भारत में लागू किया गया था। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन का आपको जवाब प्राप्त हो चुका है, तो अनुमति है तो तीसरा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
ठीक है। तीसरा क्वेश्चन को समझो, निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश भारत में प्रांतीय स्वायत्तता शुरू की? निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश भारत में, कौन सा? ब्रिटिश भारत में प्रांतीय स्वायत्तता, प्रांतीय स्वायत्तता का मतलब क्या है कि इंडिपेंडेंट, ठीक है, की शुरुआत की? तो यहाँ पे जो सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी है भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत सरकार अधिनियम 1935 में ब्रिटिश भारत में प्रांतीय स्वायत्तता की शुरू की गई, ठीक है। तो अब क्वेश्चन नंबर 3 का भी आपको सही जवाब प्राप्त हो चुका है। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4, और हम लोग यहाँ प्रस्थान कर चुके हैं, पहुँच चुके हैं ऑप्शन नंबर 4 के पास। और क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि केंद्र में कौन सा एक्ट द्विसदनीय विधायिका लाया है? केंद्र में कौन सा एक्ट द्विसदनीय विधायिका लाया है? जिसे देखो, द्विसदनीय का मतलब होता क्या है? एक होता है अपर हाउस, ठीक है, अपर हाउस, और एक होता है लोअर हाउस, ठीक है। अगर हम लोग दोस्तों, अगर हम भारत में अभी वर्तमान में बात करें तो जैसा आपको पता है कि एक है राज्यसभा, जिसको क्या बोलते हैं? उच्च सदन, यानी लोअर, अपर हाउस, ठीक है, क्या बोलते हैं? अपर हाउस। और एक है लोकसभा, जिसको बोलते हैं लोअर हाउस, क्या बोलते हैं दोस्तों? लोअर, निम्न सदन और उच्च सदन। उसी तरह बिहार में बात किया जाए तो बिहार में क्या है? आपका है एमएलसी, यानी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, यानी विधान परिषद। क्या है? विधान परिषद। और एक है आपका विधान सभा। तो जहाँ पे ये दोनों है, दोनों सदन है, उसे क्या बोलते हैं? द्विसदनीय बोलते हैं। तो भारत में अभी द्विसदनीय है, एक है लोकसभा और एक है राज्यसभा। तो राज्यसभा को आप बोलते हैं अपर हाउस और लोकसभा को बोलते हैं लोअर हाउस, ठीक है। तो केंद्र में कौन सा एक्ट द्विसदनीय विधायिका लाया? ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 का सही जवाब है आपका 1919 का एक्ट। और यह क्वेश्चन अगर आप मेरा कल का वीडियो देखे होंगे तो देखिए, यह क्वेश्चन फिर से पूछा गया है, और ये पूछा गया है एमपी में पीसीएस में 2013 में। उस समय पूछा गया था यूपी में, इसी क्वेश्चन को घुमा के पूछा गया। अगर आप देखे होंगे तो मिंटो मार्ले सुधार अगर पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि मैंने आपको यह क्वेश्चन का जवाब दे चुका था कल भी, ठीक है। तो केंद्र में कौन सा एक्ट द्विसदनीय विधायिका लाया? तो है 1919 का एक्ट। डन। और आज का जो 5वां और लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद हम लोग क्लास को शुरू करेंगे। दोस्तों, अगर आप लोग देखिए, यह क्लास कितना मिनट चल गया? 7 मिनट, लगभग 8 मिनट पूरा हो चुका है। अगर आप लोग जितना भी 2, 4, 10, 15, 20 जितने भी बच्चे या मुझसे सीनियर हो या जूनियर हो, जो इस समय तक अगर 5वां क्वेश्चन तक पहुंच चुके हैं, तो दोस्तों मैं आपको उम्मीद दिलाता हूं कि आगे भी आप बने रहो, आपको अच्छा कंटेंट मिलेगा। अगर आके चले गए होंगे तो आपकी मर्जी है, ठीक है। यहाँ से आपको कभी इस घाट से उस घाट नहीं पढ़ाया जाएगा, आपको एक क्रमबद्ध तरीके से आपकी तैयारी में सहयोग दिया जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर आप 5 को समझो कि क्वेश्चन नंबर 5 क्या करे? 1909 का अधिनियम संबंधित है, 1909 का अधिनियम संबंधित था। तो किससे संबंधित है? तो जो दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे है ए, पृथक मताधिकार क्षेत्र के लागू करने से। देखिए, 1909 का अधिनियम संबंधित था, पृथक मताधिकार क्षेत्र से संबंधित थे। जैसा कि आपको कल क्लास में बताए थे कि मुस्लिम समुदाय के लिए एक पृथक मताधिकार की व्यवस्था किया गया था, सांप्रदायिक व्यवस्था किया गया था, ठीक है। तो पृथक मताधिकार क्षेत्र के लागू करने से, तो क्वेश्चन क्या बोला था कि 1909 का अधिनियम संबंधित था। क्वेश्चन है पृथक मताधिकार क्षेत्र के लागू करने से। ये भी क्वेश्चन आपका पूछा गया एमपी पीसीएस में 2017 में, ठीक है। चलिए आज हम लोग क्लास शुरू करते हैं। हमारा 5 क्वेश्चन समाप्त हो चुका है, ठीक है। आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए, आज का जो मैंने आपको बता दिया कि संविधान सभा और संविधान निर्माण से रिलेटेड हमारा क्लास होगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं। आप लोग समझना, संविधान सभा की क्रमिक विकास, जो संविधान सभा का देखिए, संविधान सभा के द्वारा ही संविधान का निर्माण किया गया। आपको पता होना चाहिए कि जो हमारा संविधान है, भारत का संविधान है, वह किसके द्वारा?
बनाया गया तो संविधान सभा के द्वारा बनाया। किसके द्वारा बनाया गया है? संविधान सभा के द्वारा पर। ठीक है, तो हम संविधान सभा के बारे में एक एक करके एक एक पॉइंट को हम लोग समझते हैं। जब आप समझ जाएंगे तो डेफिनेटली जब आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठेंगे तो आपका जो ब्रेन है, कॉन्शियस माइंड है, रिकॉल करेगा और आप सही आंसर चूज कर पाएंगे। अन्यथा देखिए, मेहनत तो हर कोई करता है लेकिन सफलता हर किसी को नहीं मिल पाता है। इसका मतलब जरूर है दोस्तों कि हमें जो मेहनत कर रहे हैं ना, उसमें कुछ ना कुछ चेंजिंग, सुधार की ज़रूरत है, रिफॉर्म की ज़रूरत होती है। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। संविधान सभा की क्रमिक मांग, यानी क्रमिक मांग, संविधान सभा की क्रमिक मांग किसने, कब और कैसे मांगा, इन सारी जानकारी हम इस क्लास के माध्यम से अर्जित करेंगे। तो देखो, सबसे पहले जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है VVI, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन पूछा जाता है और पूछने जाने की संभावना भी है। ठीक है, मैंने स्टेटमेंट वाइज लिखा है और आप यहाँ से ऑब्जेक्टिव समझ जाइएगा, इसमें कोई डाउट नहीं कि मैं ऑब्जेक्टिव वस्तुनिष्ठ इसको कैसे बनाए, मैं बना के दूंगा, यहाँ ही बना के दूंगा। ठीक है, चलो आप लोग ध्यान दो सिर्फ। ठीक है, 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज विधेयक प्रस्तुत किया। ठीक है, तो 1895 में स्वराज विधेयक किसने प्रस्तुत किया? तो बाल गंगाधर तिलक ने। किसने किया? बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज विधेयक को प्रस्तुत किया। कब किया? तो 1895 में। तथा संविधान की पहली बार मांग की। तो पहली बार संविधान की मांग किसने की थी? अगर कोई व्यक्ति पूछ लिया जाए तो बाल गंगाधर तिलक ने। अगर स्वराज किस विधेयक के द्वारा? तो स्वराज विधेयक के द्वारा। और कब? तो 1895 में। डन। बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज विधेयक प्रस्तुत किया। कब प्रस्तुत किया? 1895 में। उसकी मांग क्या थी? तो संविधान की पहली मांग जो किया गया था बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। आई होप कि ये स्टेटमेंट आपको समझ में आ गया। दूसरा स्टेटमेंट पहुंचते हैं दोस्तों, वो है, क्या स्टेटमेंट है कि 1922 में महात्मा गांधी ने कहा कि भारतीयों को अपना संविधान बनाने का अधिकार है। देखिए, 1922 ईस्वी में हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने क्या कहा था? क्या कहे थे? कि भारतीयों को अपना संविधान बनाने का अधिकार है। तो स्टेटमेंट क्या पूछ सकता है या ऑब्जेक्टिव में क्या पूछ सकता है कि महात्मा गांधी ने कब कहा था कि भारतीयों को अपना संविधान बनाने का अधिकार है? तो 1922 में। ठीक है, यह कथन बिल्कुल सही है। कब बोले थे? 1922 में। अगला स्टेटमेंट को समझते हैं कि 1924 में स्वराज पार्टी के द्वारा संविधान का विचार दिया गया था। कब? 1924 में। देखिए, तो किसी पार्टी के द्वारा पहली बार संविधान का विचार या संविधान की मांग किया गया था। ठीक है, किसी पार्टी के द्वारा। पार्टी कौन सा है? स्वराज पार्टी। कौन सा पार्टी है? स्वराज पार्टी। और कब? तो 1924 में। तो स्वराज पार्टी के द्वारा संविधान का विचार 1924 में पहली बार दिया गया था। डन। तो पार्टी की बात किया जाए तो स्वराज पार्टी। ठीक है, और व्यक्ति की बात पूछा जाए तो बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों को क्लास में खूब मजा आ रहा होगा। ठीक है, 1928 में नेहरू रिपोर्ट भारतीयों द्वारा तैयार संविधान का प्रारूप था। देखिए, संविधान का प्रारूप का मतलब क्या है? ढांचा, यानी उसकी बनावट। ठीक है, तो 1928 में नेहरू रिपोर्ट, ठीक है, भारतीयों द्वारा तैयार किया गया। तो नेहरू रिपोर्ट किसके द्वारा तैयार किया गया था? भारतीयों के द्वारा तैयार किया गया था। और नेहरू रिपोर्ट कब तैयार किया गया था? 1928 में किया गया था। उसमें क्या था? नेहरू रिपोर्ट में 1928 में क्या था? किससे संबंधित था? तो संविधान के प्रारूप से संबंधित था। किससे संबंधित था? संविधान की ढांचा, प्रारूप, उसका कैसा फॉर्मेशन होगा, कैसा बनावट होगा, कैसा स्ट्रक्चर होगा, उसके बारे में। ठीक है, तो ये भी पॉइंट आई होप कि आपको समझ में आ गया। अगला पॉइंट की ओर मैं बढ़ता हूँ। अगला पॉइंट है कि 1934 में M.N. रॉय ने संविधान सभा के गठन का औपचारिक विचार रखा। तो औपचारिक विचार पहली बार किसके द्वारा रखा गया? तो M.N. रॉय ने। किसने? M.N. रॉय ने। कब? तो 1934 ईस्वी में। 1934 में M.N. रॉय ने संविधान सभा के गठन का औपचारिक विचार रखा। औपचारिक विचार रखने वाला पहला व्यक्ति कौन है? M.N. रॉय है। कब है? तो 1934 में। डन। ये भी स्टेटमेंट आपको समझ में आ गया। अब अगला स्टेटमेंट की ओर पहुंचते हैं। 1935 में कांग्रेस ने संविधान की आधिकारिक मांग रखी।
और देखो क्या पूछ लिया कि कांग्रेस ने आधिकारिक मांग कब रखी थी, तो 1935 में। किसके लिए, तो संविधान के लिए। संविधान की आधिकारिक मांग कब रखी थी, मांग नहीं मांग, ठीक है, मांग रखी थी। तो वो रखी थी दोस्तों 1935 ईस्वी में। कब, 1935 में। कांग्रेस ने संविधान की आधिकारिक मांग कब रखी थी, 1935 में। डन। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते बढ़ते अब हम लोग 7वां स्टेटमेंट के पास पहुंच चुके हैं। देखिए क्रमबद्ध है, सिस्टमेटिक है, ऐसा नहीं कि आप कहीं से कुछ पढ़ लीजिए। संविधान सभा की जो डेवलपमेंट हुआ, कैसे हुआ, तो इसी तरह से हुआ है, ठीक है। आप किसी भी लेवल की तैयारी कर लीजिए, आप बिहार दरोगा की तैयारी कीजिए या किसी भी स्टेट की दरोगा की तैयारी कीजिए, किसी भी स्टेट की पीसीएस की तैयारी कीजिए, बिहार पीसीएस की तैयारी कीजिए, ठीक है। आप बिहार पुलिस की तैयारी कीजिए, आप एडीओ का एग्जाम होने वाला उसका तैयारी कीजिए। आपको अगर फैक्ट पता है तो उसी फैक्ट से ऑब्जेक्टिव भी बनता है और उसी फैक्ट से आपका स्टेटमेंट बनता है। ऐसा नहीं कि स्टेटमेंट के लिए फैक्ट कुछ और होता है, नो नो, वही फैक्ट से स्टेटमेंट बनता है। डन। अब देखो आगे बढ़ते हैं कि 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि, कब, 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे। उन्होंने क्या कहा कि भारतीय संविधान के निर्माण हेतु गठित संविधान सभा, देखो भारतीय संविधान के निर्माण हेतु गठित क्या, संविधान सभा, ठीक है, कि सभी सदस्य भारतीय होंगे। यानी जो संविधान सभा का जो गठन होगा वो किसके लिए, संविधान बनाने के लिए। उसमें जो जितने भी सदस्य होंगे वो सबके सब कौन होंगे, तो इंडियन होंगे, भारतीय होंगे। डन। तो जवाहरलाल साहब कब बोले थे, तो 1938 में बोले थे। क्या बोले थे कि भारतीय संविधान के निर्माण हेतु जो संविधान सभा का गठन होगा उनके सारे के सारे सदस्य, सभी सदस्य क्या होंगे, भारतीय होंगे। डन। जिनका चयन सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर किया जाएगा, यानी प्रत्येक चुनाव से सदस्य को चुना जाएगा, संविधान सभा के सदस्य को चुना जाएगा। डन। चलो अब हम लोग अगले स्टेटमेंट के पास पहुंचते हैं और अगला स्टेटमेंट है ऑप्शन ये जो 8वां नंबर, कि 1940 में अगस्त प्रस्ताव ने संविधान की मांग को सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान की। तब देखिए ये भी वीवीआई क्वेश्चन है, दिस इज ऑल्सो वीवीआई पॉइंट, कि 1940 में अगस्त प्रस्ताव में संविधान की मांग को सैद्धांतिक स्वीकृति कब मिली, तो 1940 में मिली। किस प्रस्ताव में, तो अगस्त प्रस्ताव में। कब, 1940 में। किस प्रस्ताव में, 1940 में। किसकी मांग की, तो संविधान की मांग की, सैद्धांतिक स्वीकृति मिली। समझ में आ गया, संविधान की मांग की सैद्धांतिक स्वीकृति 1940 में अगस्त प्रस्ताव में प्रदान की। डन। आगे बढ़ते हैं। 1942 में क्रिप्स मिशन ने भारतीयों से मिलकर गठित संविधान सभा की स्वीकृति दी। 1942 में क्रिप्स मिशन, बात को समझना, यहाँ पे आ गया कुछ और वर्ड। क्रिप्स मिशन ने भारतीयों से मिलकर गठित संविधान सभा की स्वीकृति दी। तो संविधान सभा की स्वीकृति कब मिली, 1942 में मिली। किसके द्वारा, तो क्रिप्स मिशन के द्वारा। किसके द्वारा, क्रिप्स मिशन के द्वारा संविधान सभा की स्वीकृति मिली। कब मिली, तो 1942 में क्रिप्स मिशन के द्वारा। डन। अब आगे बढ़ते हैं और ये लास्ट स्टेटमेंट होगा, आई होप, मुझे ऐसा लगता है कि लास्ट स्टेटमेंट है, कि 1946 में कैबिनेट मिशन के सुझावों पर संविधान सभा का गठन हुआ। तो संविधान सभा का गठन कब हुआ, 1946 में। संविधान सभा का गठन कब हुआ, 1946 में। किसके सुझाव पर, तो कैबिनेट मिशन के सुझाव पर। किसके सुझाव पे, कैबिनेट मिशन के सुझाव पे। क्या गठन हुआ, तो संविधान सभा का गठन हुआ। कब हुआ, 1946 में। किसके सुझाव पर, तो कैबिनेट मिशन के सुझाव पर। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, क्यों लगता है मुझे नहीं पता, मैं अच्छा से समझाने का पूरा प्रयास कर रहा हूँ, तो मुझे ऐसा कॉन्फिडेंस है कि आपको यह समझ आ रहा होगा। चलो अभी लगभग 19 मिनट का क्लास समाप्त हो गया है और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, कैबिनेट मिशन के बारे में समझते हैं। कैबिनेट मिशन, देखिए कैबिनेट मिशन में जो कुल थे ना 3 सदस्य थे। कितने थे, कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य थे। ठीक है, एक थे पैथिक लॉरेंस और दूसरा से स्टेफोर्ड क्रिप्स।
पहला थे पैथिक लॉरेंस और दूसरा जो व्यक्ति थे वो थे स्टेफोर्ड क्रिप्स और तीसरा थे एबी अलेक्जेंडर। तो 3 व्यक्ति थे, 3 सदस्य थे, एक थे पैथिक लॉरेंस, स्टैफोर्ड क्रिप्स और एबी अलेक्जेंडर। जो पैथिक लॉरेंस थे वो भारत के राज्य सचिव थे। कौन थे? भारत के राज्य सचिव थे। और स्टैफोर्ड क्रिप्स थे वह व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष थे। जो स्टैफोर्ड क्रिप्स थे वह व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष थे। और जो तीसरा व्यक्ति थे वो थे एबी अलेक्जेंडर। तो कैबिनेट मिशन में कुल कितने सदस्य थे? 3, पैथिक लॉरेंस, स्टैफोर्ड क्रिप्स और एबी अलेक्जेंडर। जो पैथिक लॉरेंस थे वह भारत के राज्य सचिव थे, स्टैफोर्ड क्रिप्स थे व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष थे और एबी अलेक्जेंडर। डन। क्रिप्स मिशन का उद्देश्य क्या था? क्रिप्स मिशन का उद्देश्य था कि एक संविधान निर्माणकारी निकाय भारत की संविधान सभा का गठन करना। जो संविधान सभा गठन होगा, जो कैबिनेट मिशन का जो उद्देश्य था कि संविधान सभा का गठन होगा और वही संविधान सभा संविधान के निर्माण में योगदान देगा, उसी के द्वारा संविधान बनाया जाएगा, निर्माण किया जाएगा। तो इसका उद्देश्य था कि एक संविधान निर्माणकारी निकाय का गठन करना। डन। और दूसरा था कि अंतरिम सरकार का गठन करना। जो हमारा ये कौन सा कैबिनेट मिशन का जो उद्देश्य था कि अंतरिम सरकार का गठन करना। पहला उद्देश्य था कि एक संविधान निर्माणकारी निकाय संगठन बनाना और दूसरा था अंतरिम सरकार का गठन करना। ठीक है। अब अंतरिम सरकार के बारे में समझते हैं। अंतरिम सरकार यानी अंतिम सरकार। अंतरिम सरकार की घोषणा 24 अगस्त 1946 को किया गया था। अंतरिम सरकार, देखिए यहीं से सब आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन यहीं से बनेगा। ठीक है, इसी स्टेटमेंट से बनेगा कि अंतरिम सरकार की घोषणा कब हुआ। तो हुआ था 24 अगस्त 1946 ईस्वी को। अंतरिम सरकार की घोषणा कब हुआ? 24 अगस्त 1946 ईस्वी को। अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था? तो अंतरिम सरकार का गठन हुआ था दोस्तों, वो हुआ था 2 सितंबर 1946 को। अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था? तो 2 सितंबर 1946 ईस्वी को। किसके नेतृत्व में हुआ था? तो जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन हुआ था। अंतिम सरकार का गठन कब हुआ? तो 2 सितंबर 1946 ईस्वी को हुआ। अंतिम सरकार की घोषणा कब हुआ था? 24 अक्टूबर 1946 को। डन। तीसरा जो है हमारा वो क्या है? वायसराय। ठीक है, वायसराय इसका अध्यक्ष एवं जवाहरलाल नेहरू इसका उपाध्यक्ष थे। जो अंतरिम सरकार के जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की बात किया जाए तो जो अध्यक्ष थे वो वायसराय थे। और वायसराय उस समय का कौन था? वावेल था। कौन था? वावेल था। और उपाध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू साहब थे। कौन थे? जवाहरलाल नेहरू साहब। आगे बात करते हैं कि इस सरकार ने नेहरू के अलावा सदस्यों की संख्या थी 11, यानी नेहरू जी को छोड़कर और जो सदस्य की संख्या कितना थी? 11, यानी नेहरू जी को जब मिला लीजिएगा तो कुल अंतिम सरकार में कितने थी? 12। डन। आरंभ में मुस्लिम लीग इस सरकार में शामिल नहीं हुई थी। अंतरिम सरकार में शुरुआती दौर में क्या हुआ था? जो मुस्लिम लीग थे उसके कोई भी सदस्य अंतरिम सरकार में शामिल नहीं हुए थे। परंतु 26 अक्टूबर 1946 को जब पुनः गठन हुआ तो इस अवसर पे जो मुस्लिम लीग के 5 सदस्य सरकार में शामिल हुए। कब हुए थे? तो 26 अक्टूबर 1946 को जब पुनः गठन हुआ तो उसमें मुस्लिम लीग के 5 सदस्य सरकार में शामिल हुए। तो देखिए अंतिम सरकार से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो अंतिम सरकार की घोषणा हुआ था 24 अगस्त 1946 ईस्वी को। अंतिम सरकार का गठन हुआ था 2 सितंबर 1946 को। किसके नेतृत्व में? तो जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में। उसके अध्यक्ष कौन थे? तो वायसराय वावेल थे। और उपाध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू साहब थे। नेहरू जी के अलावा कितने सदस्य की संख्या थी? तो 11 थी। नेहरू जी को लेकर 12 हो जाएगा। मुस्लिम लीग ने इस सरकार में शामिल हुआ था? तो नहीं हुआ था। तो कब हुआ था? तो जब 26 अक्टूबर 1940 को पुनः गठन हुआ था उसके बाद उसके 5 सदस्य सरकार में शामिल हुए थे। डन। अब आगे बढ़ते 1946 का मंत्रिमंडल के बारे में पढ़ते। 1946 का मंत्रिमंडल, जवाहरलाल नेहरू जो थे कार्यकारिणी परिषद के उपाध्यक्ष थे, विदेश मामले और राष्ट्रमंडल इनके विभाग के अध्यक्ष थे। ठीक है। सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय वल्लभ भाई पटेल साहब के पास था। गृह सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय। बलदेव सिंह थे रक्षा मंत्रालय। ठीक है, रक्षा मंत्रालय मंत्री थे। जॉन मथाई उद्योग मंत्री थे। सी राजागोपालचारी शिक्षा मंत्री थे। डॉक्टर एच जे भाभा खान एवं बंदरगाह मंत्री थे।
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद साहब खाद्य एवं कृषि मंत्री थे। आसफ अली रेलवे मंत्री थे। जगजीवन राम श्रम एवं कल्याण मंत्री थे। फिर से रिपीट करा देता हूँ, 1946 का मंत्रिमंडल। जवाहरलाल नेहरू कार्यकारिणी परिषद के उपाध्यक्ष, विदेश मामले और राष्ट्रमंडल के मंत्री थे। वल्लभ भाई पटेल गृह, सूचना एवं प्रसारण मंत्री थे। बलदेव सिंह रक्षा मंत्री। जॉन मथाई उद्योग मंत्री। सी राजगोपालचारी शिक्षा मंत्री। डॉक्टर एच.जे. भाभा खान एवं बंदरगाह मंत्री। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि मंत्री। आसफ अली रेलवे मंत्री। जगजीवन राम श्रम एवं कल्याण मंत्री। आगे बढ़ते हैं। 6 अक्टूबर 1946 को वे सदस्य जो मुस्लिम लीग के बाद में शामिल हुए थे, यानी जब शुरू में मुस्लिम लीग के सदस्य शामिल नहीं हुए थे, लेकिन 6 अक्टूबर 1946 को वे सदस्य जो मुस्लिम लीग के बाद में शामिल हुए थे, तो कौन कौन से थे? ये 5 लोग थे। वे थे लियाकत अली खान, जिनका मंत्रालय था वित्त मंत्रालय। लियाकत अली खान वित्त मंत्री थे। आई चंडीगढ़ वाणिज्य मंत्री थे। अब्दुल खान नस्तर संचार मंत्री थे। गजफर अली स्वास्थ्य मंत्री थे और जोगेंद्र राय विधि मंत्री थे। डन। तो यहाँ तक के दोस्तों आज हमारा क्लास समाप्त होता है यहीं पे। फिर मिलेंगे हम लोग अगले क्लास में। तब तक ले जय हिंद, जय भारत।